हम लोग एक्चुअल में आज पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। कल हम बेसिक बैकग्राउंड्स बता रहे थे कि एक्चुअल में जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ है, संविधान का विकास हुआ है, वो कैसे हुआ, ठीक है ना। दूसरी चीज कल हम लोगों ने ये समझा कि क्या संविधान लागू होने से पहले अर्थात आज़ादी से पहले जो शासन चलते थे, किसी न किसी प्रकार के तो शासन चल ही रहे थे, चाहे राजाओं द्वारा शासन चलाया जा रहा हो या मुगलों द्वारा शासन चलाया जा रहा हो या अंग्रेजों द्वारा शासन चलाया जा रहा हो, शासन तो शासन चल ही रहे थे। तो वो शासन भी रूल्स रेगुलेशन के अधीन ही चल रहे थे, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक रूल्स रेगुलेशन का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है। कल मैंने बताया था ना कि संविधान क्या है, एक मौलिक दस्तावेज है जिसमें विधियां होती हैं, लॉ होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है। क्लियर हो? तो भारत में जो आज़ादी के बाद संविधान आया वो वास्तव में वो धर्म आधारित व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल तार्किक विधि आधारित व्यवस्था थी। क्लियर है? और ये विधियां जो बनाई गई वो ब्रिटिश शासनकाल में बनी धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए अंग्रेजी शासनकाल में जो भी लॉ लाए गए, जैसे चार्टर्ड एक्ट, ठीक है ना, इसके अलावा भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये सारी की सारी चीज़ें जो लाई गई वो कहीं ना कहीं भारत के शासन में और भारत के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। क्योंकि हमारे भारत के संविधान में 2/3 भाग जो है कि कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से, ठीक है ना। और वो 1935 का अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट से बना अधिनियम था, कोई भारत में नहीं बना था, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनी हुई लॉ को, उसके 2/3 भाग को हम अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल्स का तो बहुत बड़ा योगदान है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब देखेंगे यही कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान कौन कौन से रूल्स आए, कौन कौन से रेगुलेशंस आए, उन्हीं को देखना है। वहीं से हमारे संवैधानिक विकास के इतिहास की शुरुआत होती है। क्लियर हो रहा है? लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से पहले आप थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर को जान लेंगे, तब जाकर के इसको समझना और आसान हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कहीं भी किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो वो तुरंत पूछेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात है? संकोच बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर हो रहा है? एकदम स्मूथली हम लेकर के चलेंगे। समझ में आएगी बातें? और जहां भी दिक्कत होगा आप तुरंत पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबको दिख रहा है ना बोर्ड? हम लोग वास्तव में भारत का संवैधानिक विकास तो देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में संवैधानिक विकास देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा भारत में ब्रिटिश शासन, अंग्रेज कैसे आए, किस प्रकार के उन्होंने व्यवस्था की, उसको समझ लेते हैं। थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक। भारत में ब्रिटिश शासन, एक्चुअल में ये हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई विधियां थी, अंग्रेजों के द्वारा जो लाए गए कानून थे, वही धीरे धीरे इकट्ठा होते होते एक संविधान का रूप लेता है। तो इसलिए ब्रिटिश शासन की फंडामेंटल चीजों को जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तब जाकर के हमको अच्छे समझ में आए एक्चुअल में क्या होता है कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, ठीक है ना, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कहाँ? ब्रिटेन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए थोड़ा सा इससे भी पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। एक्चुअल में क्या था कि कल भी मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले अरब वाले मसाले का व्यापार करते थे, ठीक है ना। क्योंकि अरब कैसा है, पूरा गल्फ है, रेगिस्तानी बेल्ट है, और वहां पर जो है कि उनके जीवन में मांसाहार एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि कृषि होना नहीं, देखिए जहां भी पूरे के पूरे अगर विश्व की सभ्यता को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कल्चर, धर्म, ये सब भौगोलिक परिवेश के कारण डेवलप हुए। समझ में आ रही बात? अब जैसे गल्फ है, इस्लाम धर्म में आप देखो, ये गल्फ में ही इस्लाम धर्म आया। तो इस्लाम धर्म में आप देखेंगे
कि मांसाहार प्रचलन में है, लेकिन शराब का विरोध होता है कि नहीं होता? इस्लाम में शराब का विरोध है। अब शराब इस्लाम क्यों विरोध करता है? क्योंकि गर्म जलवायु में, और वैसे में अगर वो शराब पिएगा और वो गर्म करेगा तो स्थिति खराब हो। मांस को क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि वहां कुछ होना ही नहीं, रेगिस्तान में क्या होगा? तो मांसाहार शुरू से ही था। क्लियर हो रहा है? तो जब ये मांस ज्यादा खाते थे तो मांस के लिए मसाला बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो मसाले उस मांस को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पंखा उंखा चलाने की जरूरत है पीछे, ठीक है ना? आप लोग मतलब संकोच मत करना कि पीछे वाले नहीं कर रहे तो ठीक है। तो मांस के लिए मसाले की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि मांस को लंबे समय तक प्रिजर्व करना, उसके टेस्ट को बढ़ाना, इन सब चीजों के लिए मसाले की आवश्यकता थी। और जब अरब वाले मसाले भारत, क्योंकि मसाला जो है कि सब ट्रॉपिकल रेंज का फसल है, उष्ण उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है, तो भारत में ही होना था। यहां से अरब वाले मसाला ले जाते थे, और अरब से मसाला यूरोप में जाता था। अरब से मसाला कहाँ जाता था? यूरोप में जाता था। तो यूरोप के बाजार पर जो है कि अरब का एकाधिकार था। समझ में आ रही बात? चूंकि भारत में मसालों की कोई कीमत इसलिए नहीं थी कि मसाले जंगली पौधे के रूप में नेचुरल रूप से उगते थे। आप देखो, दक्षिण में आप जाएंगे तो कार्डमम की जो पहाड़ी है, वहां पर नेचुरल रूप से जो है कि क्या उगता है? मसाला उगता है। समझ में आ रही बात है? थोड़ा सा वर्ड मैप से आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आप समझोगे। तो अब देखिए, इसको थोड़ा समझिए। ये भारत है, ये है अरब, ठीक है ना? ये भारत है, ये अरब है, और ये पूरा का पूरा यूरोप है। समझ में आ रहा है? अब देखो, यूरोप का भारत से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, ठीक है? ये अरब वाले यहाँ से आते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में ही मसाला नेचुरल रूप से जंगली पौधों के रूप में होता था। तो ये अरब वाले यहाँ आते थे, यहाँ से मसाला, क्योंकि हमारे भारत में, दक्षिण भारत में मसाले के जो पौधे, जैसे दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, ठीक है ना, लौंग हो गया, ये सब जंगली पौधे के रूप में उगते थे। बहुत ज्यादा यहाँ इनका वैल्यू नहीं होता था। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से ये बहुत सस्ते दाम पे ले जाते थे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि जंगली पौधा, यहाँ तो घास फूस जानते हो ना, गांव में जाओ तो घास फूस उखाड़ लाओ, कोई बोलता है क्या? तो ऐसे यहाँ से औने पौने दाम में ले जाते थे, और यहाँ सेल करते थे। पूरा अरब का मार्केट तो ये कंट्रोल करते ही थे, और ये यूरोप को महंगे रेट पर बेचते थे। समझ में आ रही बात? तो सामान कहाँ का है? भारत का। फायदा सबसे ज्यादा कमा रहा है अरब। अरब ज्यादा कमा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि अरब यहाँ से एकदम सस्ते में माल उठा रहा है, इसको महंगे में बेच रहा है, फिर यूरोप में माल बिक ही रहा है, ठीक है? तो हो क्या रहा था कि ये आराम से चल रहा था। और ये जो तुर्की है, देखो टर्की है ना, तो और यूरोप वालों का आने का रास्ता यहाँ से था। ये जो है टर्की होते हुए, इराक ईरान होते हुए अरब आते थे, यहाँ से मार्केट लेके फिर यहाँ तक पहुँचते थे। क्योंकि यहाँ आप देखिए, ये यहाँ से ये भूमध्य सागर है, इधर भी ब्लैक सी है, तो ये ऊपर तुर्की से होकर के जाते थे, ठीक है? समझ में आ गई बातें इतनी, कि दक्षिण भारत में हमारे मसाले जंगली पौधे के रूप में होते थे, ठीक है? प्राचीन काल से अरब वाले यहाँ से मसाले ले जाते थे एकदम सस्ते दाम पे, और अपने अरब में तो बेचते ही बेचते थे, यूरोप को महंगे दर पे बेचते थे। तो बात सस्ते महंगे की नहीं होती है, अगर प्रॉपर सप्लाई चेन बना रहता है तो लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर अचानक सप्लाई चेन रुक जाता है तो समस्या आती है।
जैसे मान लो ठीक है, अभी सब्जियां सब महंगी हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, 40 50 60 रुपए किलो से कोई सब्जी कम नहीं, ठीक है। लेकिन ठीक है, कंटिन्यूस मार्केट में उपलब्ध है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, कम बेसी अधिक कम करके लोग एडजस्ट करके चल ही रहे। लेकिन जरा सोचिए सब्जी की सप्लाई ही रुक जाए, सब्जी मार्केट में दिखे ही ना, तो समस्या आएगी। तो फिर मुद्दा बनाएंगे विपक्ष वाले, मीडिया वाले, सरकार को घेरेंगे कि सब्जी आ नहीं रही। तो होता क्या है कि महंगे और सस्ते की बात नहीं है, तो इकोनॉमिक्स का रूल है, अर्थशास्त्र का रूल है, कभी सस्ता कभी महंगा मार्केट होता रहता है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं। बट सप्लाई चेन जब रुकता है तो बड़ा इशू हो जाता है। तो यहाँ से अरब, अरब से यहाँ सारी सामान जाती थी, क्लियर हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये तुर्की के रास्ते सब आते जाते थे। तुर्की में एक कुस्तुनतुनिया है, यहाँ पर जो है कि ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है ना। अब इस ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया। जब ऑटोमन साम्राज्य युद्ध हो गया तो ऑटोमन साम्राज्य ने इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया, कहा हम रास्ता देंगे ही नहीं। समझ में आ गई बात। तो अब जो है कि रास्ता अरब से और यूरोप के बीच तुर्की से होकर जो आता जाता था ये बंद कर दिया, ठीक है ना। जब बंद कर दिया तो यूरोप में माल सप्लाई बंद हो गई, ठीक है। अब चूंकि यूरोप वाले व्यापारी अरब आते थे तो अरबों से भारत के विषय में इनको जानकारी होती थी, क्योंकि बहुत सारे अरब हजारों सालों से व्यापार चल रहा था, ठीक है। तो ये अरब वाले बहुत सारे पुस्तकें भारत पर लिखे थे, अल बरूनी, अल मसूदी, ये सब अरब के भूगोलवेत्ता है, यहाँ की जलवायु, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के राजशाही व्यवस्था पर लिखे किताब, और यहाँ की किताबें यहाँ गई। तो यूरोप वालों को भारत के विषय में जो जानकारी थी वो अरब के थ्रू थी, ठीक है ना। जो अरब वाले किताबों में लिखे, जो अरब वालों के मुंह से सुना, वो जानकारियां थी, ठीक है। लेकिन अभी तक यूरोप को सीधे भारत न आने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि आसानी से उनको मसाले मिल रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है ना। मार्केट महंगा सस्ता होता रहता है, आप देखिए यही मार्केट है, कभी टमाटर 150 रुपया भी आप लोग देखे हो, और यही मार्केट है कभी टमाटर 10 रुपये किलो भी देखते हैं। तो मार्केट महंगा सस्ता होता रहता है, वो मैटर नहीं करता है, बट सप्लाई चेन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ जब तुर्की ने ब्लॉक कर दिया और सप्लाई चेन रुक जाता है, तब यूरोप वाले जो है कि अब सोचते हैं कि अब भारत कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि मसाले तो अरब से जो मिलता था वो भारत से ही जाता था, और उनको इस बात की जानकारी थी कि भारत से ही सारा कुछ होता है। लेकिन अब अरब से मसाला जाना बंद हो गया तो यूरोप वालों ने अब भारत से सीधे मसाला खोजने का प्रयास किया, ठीक है। और यहीं से यूरोप में एक क्रांति शुरू होती है, भारत की खोज, यानी भारत की नहीं, भारत के लिए रास्ते की खोज की शुरुआत। समझ में आ रही बात। अब देख, आप देखेंगे कि ये पुर्तगाल है एकदम कोस्ट पे, और ये है स्पेन, ये कोस्ट पे, तट पे। अच्छा आप लोग देखिए, ये ओशियन है, ठीक है ना, ओशियन के कोस्ट पे, ठीक है ना। एक चीज और समझिए कि आप लोग गांव में रहने वाले होंगे, बहुत सारे लोग, या गांव से तो परिचित होंगे ही। आप देखते होंगे कि जिन बच्चों का घर तालाब के किनारे, नदी के किनारे होता है, उनको तैरना सिखाने की आवश्यकता होती ही क्यों? वो बहुत कम उम्र में ही तैरना सीख जाते हैं, होता है कि नहीं होते। दूसरा, वो पानी से डरते भी नहीं, ठीक है ना। नदी के किनारे कितने लोग हो यहाँ से? नदी के किनारे किसी का घर है? किस नदी के किनारे? वही वाला हो, पानी रहता है ना उसमें। तो तैरना जानते हो कि नहीं? देखो जानता। किसका घर नदी और तालाब के किनारे नहीं है? आप तैरना नहीं जानती हो, तुम जानती हो तैरना? तो देखो अंतर आया कि नहीं है। अब ये भले छोटे नदी के किनारे घर है, लेकिन अभी कहीं बाढ़ उड़ आ जाए, कहीं एरिया डूब जाए तो इसको डर नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग क्या है, घुटना भर पानी हुआ तो मम्मी पापा याद आने लगेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये इसी प्रकार से, ये पुर्तगाल स्पेन वाले थे, ये समुद्र के किनारे थे, इनकी जीविका समुद्र पर चलती थी। क्योंकि जो कोस्ट वाले लोग होते हैं ना, तट वाले लोग, आप देखो ज्यादातर या तो मछली का काम करते हैं या फिर रेत निकाल करके बेचने का काम करते हैं, बहुत सारे व्यवसाय उस नदी पर निर्भर करते हैं। मैं भी नदी के किनारे वाला, समझ रहे, मेरे को भी तैरना बचपन से ही आता है, ठीक है ना। मैं देखता हूँ कि नदी के किनारे वाले छोटे छोटे बच्चे
बहुत दूर से छलांग लगा देते हैं, नदी पार कर देते हैं। वही जो जो नहीं तैरता है, जो नदी पहली बार आता है, वो नदी में थोड़ा सा अंदर घुसता है तो डरने लगता है। तो वैसे इनके साथ भी था। ये समुद्र के किनारे वाले थे, इनकी पूरी जीविका समुद्र में मछली पकड़ना, समुद्र में स्टोन्स निकालना, इस पर पूरा पूरा निर्भर करता था। तो ये जहाज़ों से आना जाना सब चीज़ फेमिलियर थे, तो समुद्र के विषय में इनको थोड़ा नॉलेज अच्छा था। और चूंकि ये पुर्तगाल, स्पेन, यूरोप का ही देश है, जब मसाले की सप्लाई बंद हुई तो यहीं से अभियान शुरू होता है भारत के लिए रास्ते की खोज। समझ में आ रही बात? और चूंकि उस समय एक भूगोलवेत्ता था अरब का जिसका नाम था टालेमी, उसने उस समय जो कुछ भी देखा था उसके आधार पर एक वर्ल्ड मैप बनाया था। लेकिन वर्ल्ड मैप में गलती क्या किया था, ये यूरोप है, यूरोप से पूर्व में भारत और पश्चिम में अमेरिका, इसने उल्टा कर बना दिया था चित्र। वर्ल्ड मैप ठीक बनाया था, लेकिन भारत को यूरोप से पूर्व में दिखाने के बजाय पश्चिम में दिखा दी, और इसको पूर्व में दिखा दी। गलती उससे है। अब यही मैप उस समय स्पेन पुर्तगाल में प्रचलन में था। समझ में आ रही बात है? अब इसी मैप को लेकर के 1492 में कोलंबस निकलता है भारत को खोजने। तो मैप तो उल्टा था ना, तो यहां से पुर्तगाल से वो निकलता है और मैप में भारत इधर दिख रहा था। अब यहाँ से वो पूरा समुद्र को पार करके पहुँचता है यहाँ। सबसे पहले ये बहामा पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर ऐसे करके अमेरिका फ्लोरिडा पहुँचता है। और देखता है तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं जो किताबों में भारत के विषय में लिखा गया था। क्योंकि अरब में जो किताबें चलती थी उसमें लिखा गया था कि भारत में बड़े बड़े राजमहल हैं, हाथी घोड़े से सजी सेनाएं होती हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, मार्केट है, सब कुछ है। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल जंगल था, केले के बाग बहुत सारे यहाँ थे। वो लिखता है यहाँ बहुत सारे केले के बाग थे। कुछ यहाँ ट्राइब्स थे जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है। अमेरिका के मूल ट्राइब्स रेड इंडियन है, उनका नाम रेड इंडियन है। तो ये रेड इंडियन थे, बाकी कुछ था ही नहीं। अब ये पूरा घूमता है, उसके बाद से वापस लौट के आता है, उसको समझ में आ जाता है कि वास्तव में यहाँ तो ये भारत नहीं है, गलत मैप। क्योंकि भारत के विषय में गलत अवधारणा इसलिए नहीं थी क्योंकि हजारों सालों से अरब का भारत से व्यापार था, और 1000 साल से लगातार अगर कोई बात चल चल के आ रही है तो गलत तो नहीं हो, क्योंकि गलत होती तो पहले ही उसका विरोध हो गया होता। समझ में आ रही बात है? तो ये कोलंबस को विश्वास हो गया कि वास्तव में भारत इधर तो नहीं है। वो पूरा, क्योंकि इतनी लंबी समुद्री यात्रा करके गया था तो इतने आसानी से वो आने वाला नहीं था। वो सारी चीजें पूरे अपने संदेह का, पूरे अपने शंका का पड़ताल किया, और जब पड़ताल किया, जांच पड़ताल किया, तो पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत के विषय में बताया जाता है। क्लियर हो रहा है? तब वो यहाँ से लौटता है और लौट के आता है, बताता है कि उधर भारत नहीं है। तो फिर एक इटली का यात्री अमेरिगो बिसुप्पी यहाँ का, ये यहाँ जाता है और इसका व्यापक सर्वेक्षण करता है, एक मैप तैयार करता है। तो इसीलिए अमेरिका की खोज किया कौन? कोलंबस। और इसका नाम, इटली का यात्री जो था अमेरिगो बिसुप्पी, उसके नाम पर अमेरिका पड़ा। तो देखो, अमेरिका भी की भी खोज भारत की खोज के चक्कर में हुई। समझ में आ रही बात है? अब जैसे ये कॉन्टिनेंट मिला, धीरे धीरे यहाँ बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशंस थे। उसके बाद से यहाँ ये भी उष्ण उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। ब्राजील की भी खोज हो गई तो यहाँ भी मसाले थे, तो धीरे धीरे बहुत सारी यूरोपीय इधर भी जाने लगे। ये तो बहुत निर्जन था ना, यहाँ आबादी क्या थी, बस मूल ट्राइब्स थे थोड़े बहुत जो जंगलों में रहते थे। फिर यूरोपी जाके बसे, अमेरिका बस। फिर उसके बाद से पुर्तगाल से 1498 में आता है वास्को डी गामा। अब ये तो तय हो गया कि यहाँ से पश्चिम में भारत तो नहीं, पूर्व में ही। अब वास्को डी गामा यहाँ से आता है। अब ये पूरा अफ्रीका के कोस्ट से ऐसे ऐसे एकदम किनारे किनारे आता है, और ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, और यहाँ अरब से होकर के ये फिर भारत जाता है, गुजरात पहुँचता है। वास्को डी गामा गुजरात जाता है। गुजरात में इस तट पर एक मछुआरे से भेंट होता है जो मछली पकड़ने का काम करता था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। उस अब्दुल मजीद से मिलता है और उसको कुछ सोने का सिक्का देता है। अब इसको सोने का सिक्का मिल गया तो इसको लगा कि 1 महीने मछली हम मारूंगा तो एक सोने का सिक्का दे दिया, काम हमारा बन गया। तो इसकी पूरी सहायता करता है। वो बोलता है मैं तुमसे कुछ सहायता लेना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगे,
मैं तुमको इसके बदले में सोने का सिक्का दे रहा हूँ, मछली उछली 2-4 दिन नहीं भी पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोला ठीक है। अब वो तैयार हो जाता है, और तैयार होकर अब्दुल मजीद के साथ वो बोला कि मसाला भारत यही है? तो बोला हाँ भारत यही, सही जगह पहुंचे। तो बोला कि मसाला कहाँ मिलता है? तो चूंकि वो मछुआरा था, वो पूरा तट पर मछली पकड़ने का काम करता था, तो बोला दक्षिण में मछली मिलता है। तो वो लेकर के आता है केरल, और केरल में बताता है यही सब मसाले बड़े पैमाने पर मिलते हैं। जब केरल में उतरता है वास्को डी गामा, तो वहां का राजा जो है कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, उसका नाम आज कोझीकोड रख दिया गया है। वही कालीकट है जो आज कोझीकोड कहलाता है। तो कोझीकोड या कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, और उस कालीकट का राजा जो था जमोरिन था, क्योंकि हिंदुजम था, हिंदू शासक जमोरिन था। तो वास्तव में ये अंग्रेज था, और दक्षिण वाले तो और काले होते हैं, वहां की जलवायु देखते हो ना। तो वो अंग्रेज था, वो तो एकदम गोरा था, वो तो अलग पता चल ही जाएगा। और दक्षिण वाले हमारे केरल तमिलनाडु के लोग देखते ही हो कि जलवायु गर्म है, इसलिए एकदम काले होते हैं। तो ये छुप तो पाता नहीं। तो वहाँ राजा से मिला, और राजा से मिलने के बाद जो है कि अब जानते तो हो, जब पूरा का पूरा लोग ही काले हों और उसमें एक गोरा कोई आ जाए तो उसको थोड़ा वैल्यू ज़्यादा मिलने लगता है, रंग के कारण। ठीक है ना, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में ये है, क्योंकि हर माँ का ये इच्छा होता है कि मेरा बेटा गोरा ही पैदा, होता है कि नहीं होता? यह बात अलग है कि सब लोग अलग अलग रंग में पैदा हो जाते हैं, लेकिन हर की चाहत क्या होती है? गोरा है। तो ये जो है वास्को डी गामा आया, जमोरिन से मिला, जमोरिन इसका खुल के वेलकम करता है, ठीक है ना, और बताया मसाले के व्यापार को परमिशन दे देता है। लगभग 3 महीने यहाँ रहता है, और 3 महीने में क्या करता है, बहुत सारा मसाला वसाला जंगली में जाकर के घास फूस टाइप के थे वो इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद जो है फिर जो है 3 महीने बाद अब अपनी नावों पर लादता है, और फिर अब जाने की तैयारी करता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर उसी रास्ते से जाता है, यहाँ से पहुँचता है, यहाँ यूरोप पहुँचता है। इस यूरोप में जा करके जो छोटी सी नौका लेके आया था उसमें भर के मसाला ले गया था, उसमें जा करके जब बेचा तो जितनी उसकी कास्टिंग आई थी, पूरा 3 महीने की यात्रा व्यय, ये 10 सोने का सिक्का देना होना सब जितना भी लागत उसका आया था, उसके 60 गुना अधिक लाभ उस मसाले से कमाया था, 60 टाइम्स। यहाँ तो 2 गुना अर्निंग कर लेने पर लोग कहते हैं बहुत लाभ हो रहा है, ये 60 गुना अधिक लाभ कमाया था। अब जरा सोचो कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और 1 लाख रुपए का सामान लेके आए बिलासपुर में, और उसको बेचे तो 60 लाख रुपये में, तो 2 लाख का सामान बेच के तो करोड़पति हो गए ना। हो गए कि नहीं हो? तो ऐसे ही करोड़पति हो गया था उससे। अब बड़े बड़े महल बनाना चालू किया, एकदम रईसी इसके अंदर आ गई। जब पैसा आपके पास हो जाता है तो आपके चाल ढाल रहन सहन सोच विचार सब चेंज होते हैं कि नहीं होते? अब मसाला बेच के फिर यहाँ आया, अब वो क्या किया, वो पूरा आना जाना शुरू कर दी। भाई मान लो आपका पड़ोसी रातों रात अमीर हो रहा है, तो आप तो चक्कर में पड़ जाओगे ना कि कौन सा ये जादू की छड़ी पाया है जिससे हर दूसरे महीने ये नई नई गाड़ियां खरीद रहा है, नए नए बिल्डिंग बना रहा है, बड़े बड़े लग्जरियस जीवन जी रहा है, इसके पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आने लगे। तो आप सोच में पड़ जाओगे ना कि डिप्टी कलेक्टर तो बना नहीं है, क्या कर रहा है, कौन सा ऐसा रहस्य है इसके पास। तो धीरे धीरे यूरोप में पता चल गया कि इसका रहस्य है भारत से व्यापार करना। अब पुर्तगालियों का भारत की तरफ मूवमेंट झुंड की तरफ से चालू हो जाता है, समझ रहे? अब यहां से पुर्तगाली आते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे इनका आगमन चालू हो जाता। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, ठीक है ना, फिर डच आए, फिर डेन आए, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, ऐसे पूरे यूरोपीय भारत में आना चालू करते हैं। अब ये सब भारत में आए तो भारत में इन्हीं में आपसी में युद्ध होना शुरू हो गए कि मैं भारत में व्यापार करूंगा, मैं व्यापार करूंगा। क्योंकि समस्या क्या थी, अब मान लो यही भारत ही है, छोटा सा बिलासपुर ही ले लो। अब यहाँ आप देखते हो ना कि कुछ चीजें ऐसा है, जैसे तखतपुर है वो सब्जी के लिए फेमस है। यहाँ की बिलासपुर की अधिकांश सब्जी मंडियों में तखतपुर से सब्जी वाले ला के बेचते हैं। इसका मतलब तखतपुर में सब्जी उपलब्धता ज्यादा होगी तभी तो वहां से आ रहा है, ठीक है ना। आसपास की चीजों में देखेंगे तो कुछ न कुछ ऐसे एरिया हैं जो कुछ न कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए फेमस है और वहां सस्ती होती। तो होता क्या, जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो तखतपुर में सब्जी सस्ती होती,
और सब लोग हम लोग आ गए हैं तखतपुर से सब्जी का व्यापार कर, तो हम लोग चाहेंगे ना कि पूरे मार्केट पर हमारा ही प्रभाव रहे, सारे वहाँ के सब्जी वाले हम ही को सामान दे दें, क्योंकि हमारा सामान तो यूरोप में बिक ही रहा है खूब तेजी से। तो अगर तखतपुर पर हमारा होल्ड हो जाएगा तो हमको सस्ते सामान मिलेंगे। अब पता चला कि जो पुर्तगाली है वो चाह रहा है कि अंग्रेज है वो चाह रहा है हमारा भी तखतपुर पे कमांड हो, हमारा भी कमांड हो, अब इसको लेकर आपस में लड़ने लगे। समझ में आ रही बात? भाई ये बताओ, बिलासपुर में अलग अलग जगहों पर सब्जी की मार्केट लगती, शनिचरी है, बृहस्पति बाजार है, और पता नहीं कौन कौन बाजार है। अब जिसको शनिचरी में सामान बेचना हो वो बृहस्पति से थोड़ी खरीदेगा, कोई बृहस्पति में ऊंचे रेट पे मिलेगा, वो कहाँ जाएगा? तखतपुर जाएगा, वहां से आधे से भी कम रेट पे पाएगा, तो उसको लाभ ज्यादा हो। सेम यही चीज भारत में भी थी कि भारत में दक्षिण में जो मसाले होते थे, अब ये सब चाह रहे थे कि मसाले पर अकेले मेरा ही होल्ड हो, वहां का राजा दूसरे को अनुमति न दे, तो ये सब राजाओं को अधिक टैक्स देना, अब राजाओं के साथ मिलना जुलना, ये बहुत सारे काम करने लगे। समझ में आ रही बात? अब ये पूरा पूरा यूरोप में फैल गया कि भारत से सीधे अब अरब कोई नहीं जा रहा, तब सीधे भारत के लिए रूट खुल गया, तो भारत आना चालू। समझ में आ गई बातें? जब अंग्रेज, ये अंग्रेज हैं, ब्रिटेन है यहाँ, ये है देखो, जब इनको भी पता चला तो ये क्यों पीछे रहे, ये भी आना चालू किया। लेकिन ये लोग समझ गए कि अब भारत में कोई ऐसे जाकर के झोला लेके जाओगे और लेके आओगे तो कितना होगा, तो ये लोग कंपनी बनाए वहां। समझ में आ रही बात? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक कंपनी बनाया गया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना? इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 213 पार्टनर थे। वहां की महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ से परमिशन लिया जाता है, ठीक है, और उनके परमिशन के आधार पर भारत आया जाता है। तो एलिजाबेथ ने 15 साल का मात्र परमिशन दिया था शुरू। ठीक है ना? अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर क्या था, थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये बातें यहां तक समझ में आई कि नहीं? अब एक्चुअल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शार्ट में हम लोग ईआईसी लिखेंगे, ठीक ना, बार बार इतना लंबा शब्द लिखने के बजाय ईआईसी लिखें, ठीक है ना? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ ब्रिटेन में, वो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना? सन 1600 ईस्वी को गठन हुआ। क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी का 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को गठन होता है। क्लियर हो रहा है? दूसरी बात समझ, उस समय वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल व्यापार करने का अनुमति दी है। ठीक है ना? तो ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष 15 वर्ष का व्यापारिक अनुमति दी। ठीक है ना? शुरू में इसको 15 वर्ष के लिए है, इस कंपनी को व्यापारिक अनुमति मिलता है। क्लियर हो रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर सन 1600 को हुआ। ठीक है ना? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष का व्यापारिक अनुमति इसको दी। ठीक है ना? ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक पार्टनरशिप कंपनी थी, इसमें कुल 213 पार्टनर्स थे। क्लियर हो रहा है? ये 213 पार्टनर्स कैपिटल मिला करके कंपनी बनाए थे, और जिस रेशियो में कैपिटल मिलाए थे उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। क्लियर हो रहा है? ये दोनों पॉइंट लिख लिए। यही है।
यही बैच है, प्री प्लस व्यापम एक साथ होता है, ठीक है ना। 3 क्लासेस चलेंगी। अभी मैं पॉलिटी ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद से आपकी हिस्ट्री होगी, फिर जियोग्राफी होगी, ठीक है। यही नया बैच है। हाँ, नहीं प्री प्री ही करना है ना। हाँ, तो प्री का ही बैच है, इसके साथ व्यापम भी चलता है, प्री और व्यापम एक साथ चलता है, ठीक ना। क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है ना। बस ये है कि आपके प्री में इंग्लिश नहीं है, व्यापम में इंग्लिश जुड़ जाता है, तो इंग्लिश बस पढ़ लोगे तो आप व्यापम भी दे लोगे, ठीक है। प्री का ही बैच है। वो भी प्री प्लस व्यापम ही है। वो पुराना बैच है, ये नया बैच है। एलिजाबेथ, हाँ, TH बेथ, ठीक है ना। ये प्री का ही बैच है, आप निश्चिंत रहो, इसी बैच के लिए तुम इंक्वायरी की हो, ठीक है। सही जगह बैठे, नोट कर लिए, ठीक है ना। एलिजाबेथ ने 15 वर्ष का व्यापारिक अनुमति दी, ठीक है ना। 15 वर्ष का व्यापारिक अनुमति दी। क्लियर हो रहा है, समझ में आएगी बात। अब देख, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 213 पार्टनर्स थे, ये पार्टनरशिप कंपनी थी। 213 पार्टनर्स थे, ठीक है ना। अब ये पार्टनर मेन मालिक थे 213, ठीक है ना। ये जिस रेशियो में कैपिटल लगाए थे उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ठीक है ना। तो इनमें क्या था, 213 ये पार्टनर्स, ठीक है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो इनका हो रहा था वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हो रहा है। क्लियर हो रहा है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग जो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कर रहे हैं। तो प्रॉफिट शेयर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कर रहे थे। समझ में आ रही बात है? अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले लीजिए, हम सभी लोग मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्टनर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो 1 लाख रुपया पूंजी लगाना है ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने दिया 10,000, आपने दिया 20,000, इन्होंने दिया 5,000, इन्होंने दिया 10,000, इन्होंने दिया 10, बाकी 5-5 हज़ार, ठीक है। अब प्रॉफिट भी हुआ 1 लाख। तो अब मान लो इक्वल, अगर हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, बराबर बराबर सब में बांटेंगे, तो आपको दिक्कत होगा ना कि मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है और हमको भी प्रॉफिट आप ही के जैसा मिल रहा है। तो हम क्यों ज़्यादा लगाएं, हम भी आपके बराबर लगाएं, 5,000 लगाएं। भाई मान लीजिए कि एक व्यक्ति 5,000 लगा के भी 10 लाख फायदा कमा रहा है, और दूसरा व्यक्ति 10,000 लगा के भी 10 ही हज़ार कमा रहा है। तो 10,000 वाला सोचेगा ना कि 10,000 ही हम क्यों लगाएं, हम भी 5,000 ही लगाएं, 10,000 हमको भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कैपिटल नहीं इकट्ठा हो पाता है। लेकिन जब ये तय शर्त रख दिया जाता है कि नहीं, प्रॉफिट भी आपको उसी रेशियो में मिलेगा, तो जो 10,000 पैसा लगाया उसको 10,000 लाभ मिलेगा, जो 5,000 लगाया उसको 5,000 लाभ मिलेगा, जो 2,000 लगाया उसको 2,000 लाभ मिलेगा, जो 20,000 लगाया उसको 20,000 लाभ मिलेगा। तो ऐसे क्या होगा कि जिसके पास ज़्यादा इकट्ठा पैसा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाने की कोशिश करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फंडिंग जो है मजबूत बनी रहेगी। तो समझ में आ गया। तो यही प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में था, ठीक है ना। जिस अनुपात में पूंजी लगाए हैं उसी अनुपात में इनको लाभ मिले। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब चूंकि ये 200 पार्टनर्स, 213 पार्टनर्स मेन मालिक थे, शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन ये व्यापार तो इनको चलाना नहीं था, ये ब्रिटेन में रहते थे। इन्होंने व्यापार चलाने के लिए 24 सदस्यीय एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया, ठीक है ना।
24 सदस्य 24 लोग जो थे डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए, उनका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे, वो लंदन में बैठे थे। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम भारत में ये कैसे आते हैं उसको देखते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहां तक समझ में आ गया कि ये 213 क्या थे? पार्टनर्स, यही मेन मालिक हैं। ठीक है ना, ओनर्स हैं। अब देखो आगे बढ़े ना, बढ़े ना आगे। प्रॉफिट शेयरिंग जो होता था वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में था। क्लियर हो रहा है? बस इतना ही एरो लगा के लिख लेना है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े ना। अब देखो हो गया, लिख लिया ना। चलो अब देखो इसमें क्या था। अब देखिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके ओनर कौन थे? मालिक जो थे वो 213 पार्टनर्स थे। 213 पार्टनर्स ये ओनर थे। ये ब्रिटेन में ही रहते थे, ये भारत नहीं आते थे। ये कहाँ रहते थे? ब्रिटेन। अब चूंकि ये लोग बस पैसा लगाने वाले थे, व्यापार करना नहीं जानते थे। अभी देखते हैं ना, बहुत सारे लोग रिलायंस का शेयर खरीद लेते हैं, एचडीएफसी का शेयर खरीद लेते हैं, वो थोड़ी जाके रिलायंस कंपनी में व्यापार करते हैं। वो बस पैसा लगा दिए हैं, लाभ होगा तो उस रेशियो में आपको मिल जाएगा। यानी आप पैसा बस लगाना जानते हो, आप व्यापार चलाने के लिए गुण नहीं रखते। व्यापार तो अंबानी का जो मैनेजमेंट टीम है वही चलाएगा ना। लेकिन अंबानी की कंपनी का शेयर हमने भी खरीद रखा है और हम यहाँ आके पढ़ा रहे हैं, हमको व्यापार करने आता नहीं। तो ऐसे ही ये लोग थे कि बस पैसा लगा दिए थे, इनको व्यापार करने नहीं आता था। ठीक है ना। तो व्यापार करने के लिए ये लोग 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किए थे। क्लियर हो रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चलाने के लिए 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ। 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ और ये भी ब्रिटेन में रहता था, भारत में नहीं आते थे। ये भी ब्रिटेन में। क्लियर हो रहा है? तो देखिए कंपनी के मालिक 213 पार्टनर्स थे। कंपनी को चलाने के लिए 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ। वो ब्रिटेन में ही बैठ करके सारे नियम कानून बनाते थे, नीतियां बनाते थे। ठीक है ना। और उसी के अनुसार कंपनी चलाना था। अब कंपनी की ये सारी चीजें थी, तो इसमें व्यापार भारत में कौन आके करेगा? तो भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की। ठीक है ना। इन्हीं को भेजा गया इस कंपनी के सदस्य बनकर। ठीक है ना। ये कंपनी के कर्मचारी बनकर के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी भारत में आए। ठीक है ना। और भारत में इनके ऊपर कंट्रोल और कमांड रखने के लिए गवर्नर का पद बनाया गया। यही गवर्नर आगे चल के गवर्नर जनरल बना और यही गवर्नर जनरल आगे चल के वायसराय बना। क्लियर हो रहा है? तो ये तो यहां तक की संरचना ब्रिटेन में थी। कहां थी? ब्रिटेन में ही ये थे। मालिक भी ब्रिटेन में बैठे थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ब्रिटेन में बैठे। ठीक है। अब चूंकि भारत में व्यापार करना था, तो भारत में ये क्या करते थे कि एक गवर्नर नियुक्त किए थे। यही गवर्नर आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल बनता है और यही गवर्नर जनरल आगे चल करके वायसराय बनता है। ठीक है ना। और इनके नीचे बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी थे। और ये सभी के सभी भारत में रह के व्यापार करते थे। ठीक है। यानी यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर भारत में रहता था। क्लियर है? तो ये पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर था। समझ में आ गई बात?
213 पार्टनर्स थे जो ब्रिटेन में ही रहते थे, वो बस पैसा लगा दिए तो उनको व्यापार पार करने आता नहीं था। 24 सदस्यीय जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया, ये सैलरीड थे, इनको सैलरी मिलती थी, इन्हीं को पूरा व्यापार चलाना था। ठीक है, ये ब्रिटेन में रह के ही काम करते थे। और भारत में जो है कि एक गवर्नर नियुक्त किए थे, समझ में आ रही बात। और उसके अंदर बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी थे जो भारत में रह के व्यापार करते थे। यही गवर्नर देखेंगे आगे चल के गवर्नर जनरल बनता है और यही गवर्नर जनरल वायसराय बनता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात है। ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो बस स्ट्रक्चर बता रहा। क्लियर हो रहा है, तो यहां तक समझ में आया। नहीं, ये अलग थे, ये अलग थे। ठीक है, नहीं नहीं, ये सभी यूरोप के ही थे। जैसे कंपनी एक बनती है ना, तो कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसे था। जैसे मान लो ये कोचिंग है, तो कोचिंग में जो मेन डायरेक्टर हैं वो कहाँ हैं, रायपुर में बैठते हैं। समझ में आ रही बात है, वो बस कभी कभी आते हैं। ठीक है, उसके बाद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक है जो पूरा नीति बनाता है, कंपनी का पूरा नीति बनाता है। उसके बाद से यहाँ गवर्नर होता है जो मैनेजर के रूप में काम करता है, और इसके अधीन बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। समझ रहे हैं, तो ये जो थे ना, इनमें से ये नहीं थे, ये अलग थे, ये अलग थे, और सब सैलरी पर थे, सबको वेतन मिलता था। क्लियर हो गए, ये स्ट्रक्चर कितने लोगों को समझ में नहीं आया, सबको आ गया है। चलो अब यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब इनको भारत आना है, ये तो ब्रिटेन में बना, भारत आएंगे कैसे, क्योंकि बड़ी कंपनी थी ना, बड़ी क्षेत्र इसको चाहिए। ये थोड़ी कि एक आदमी गया झोला लेके चलो भाई सब्जी मंडी से हम सामान खरीद लाएं, नहीं ऐसा तो था नहीं। ये तो अडानी की कंपनी है ना, अडानी जैसा कंपनी है। अब अडानी को यहाँ कोयला खदान निकालना है जसपुर वाले संभाग से, तो सरकार की परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। अब एक छोटे से व्यक्ति को एक दुकान पे कोयला रख के बेचना है तो उसको किसी सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं, वो जाएगा कोयला दुकान से खरीद के ले जाएगा, वहां बेचेगा। लेकिन अडानी तो बड़े पैमाने पर मास लेवल पर प्रोडक्शन करना चाहता है, तो अडानी को चाहिए सरकार का परमिशन, तभी अडानी आकर के हसदेव जंगल में कोयला खोद सकता है, नहीं तो खोदेगा क्या, बिना सरकार के परमिशन से खोदेगा, नहीं खोदेगा। तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मास लेवल पर जब व्यापार करना था तो भारत के उस समय राजाओं की अनुमति चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं ये आते कैसे हैं भारत। ठीक है ना, यहां तक समझ में आए कि नहीं आए, चलो नोट भी कर लिए। चलो अब देख, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ 31 दिसंबर सन 1600 को, ठीक है, उस समय भारत में शासन अकबर का था। ठीक है ना, भारत में शासन अकबर का था। अब ये स्ट्रक्चर बना तो लिए वहां, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि अब भारत से कैसे हम व्यापार करें, भारत के राजा से कैसे अनुमति लिया जाए। तो राजा से राजा ही बात कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं बात कर सकता। समझ में आ रही बात। अब जैसे मान लो कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब मोदी को किसी देश से बात करना है तो उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय प्रमुख से ही बात करेंगे, उस देश के काम व्यक्ति से नहीं बात कर सकते। समझ में आ रही बात है, क्योंकि हर विदेश पॉलिसी का एक फार्मूला ये होता है कि हमेशा एक लेवल से ही बात करता है एक दूसरे राष्ट्र का अधिकारी। ठीक है ना, तो अब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया था, भारत में अकबर का शासन था। अब बड़ी समस्या आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए कैसे, व्यापार तो करना था, व्यापार करने के लिए यहाँ के राजा की अनुमति चाहिए, अकबर राजा थे। तो बड़ी समस्या ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना तो लिए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिलाने के लिए वहां के सम्राट को बात करना है राजा से, तभी वो परमिशन देगा। तो उस समय वहां सम्राट जेम्स प्रथम था। ठीक है ना,
अब ये लोग जो है कि सोचते सोचते गए कहाँ, महारानी के पास। और लॉर्ड मायर्स एक ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टनर था, वो महारानी एलिजाबेथ का रिश्तेदार था। उसी रिश्तेदार के सहारे जो है कि एलिजाबेथ के द्वारा भारत से व्यापार करने का परमिशन मिलता है, और उसी रिश्तेदार के सहारे जो है कि लॉर्ड मायर्स के सहारे ही जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ का जो पति था जेम्स प्रथम, ठीक है ना, वो जो है कि अपना एक दूत भेजता है भारत में कि जाओ तुम वहां के राजा से परमिशन लो। समझ में आ रही बात? तो अकबर जो है कि इसकी मृत्यु 1605 में हो जाती। अभी वो सोच ही रहे थे, क्योंकि 4-5 साल उनको ये भी तो लग गया कि कैसे भारत में व्यापार किया जाए, तो राजा की अनुमति लेना है तो राजा ही वहां का बात करेगा राजा से, ईस्ट इंडिया कंपनी से तो यहाँ का राजा बात नहीं करेगा। तो फिर जहांगीर अकबर के बाद भारत में शासक हुआ। तो 1608 में जहांगीर के दरबार में आप देखोगे कि सर टॉमस रो आता है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, ठीक है। और सर टॉमस रो जब आता है तो वो जो है इससे बहुत प्रयास करता है व्यापारिक अनुमति मांगने का, दे भी देता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो यहाँ पुर्तगाली पहले से आए हुए थे, जो भारी मात्रा में यहाँ के राजा को कर देते थे, वो लगातार विरोध करने लगे कि नहीं उनको मत दो, ब्रिटेन वालों को मत दो। क्योंकि मैंने कहा ना कि तखतपुर की सब्जी मंडी है और एक बाहर का व्यापारी वहां से सामान खरीद के ले जाके बेच रहा है, एक फिर उसी के पास का व्यापारी आए और तखतपुर में कहे कि नहीं मैं भी यहीं से ले जाऊंगा, तो पहले वाला कहेगा ना तुम लोग उसको मत दो। यही हाल यहाँ हुआ। पुर्तगाली पहले से भारत में आ गए थे, वास्को डी गामा पहले आ गया था। अब जब ये आए तो पुर्तगाली लगातार जो है कि जहांगीर का विरोध करने लगे, इसीलिए जहांगीर अनुमति अपना फिर वापस ले लेता है कि ठीक है आपको हम व्यापार नहीं करने देंगे। तो चूंकि उत्तर भारत में मुगलों का शासन था, दक्षिण में भी उनका साम्राज्य था नहीं, एकदम दक्षिण में। समझ में आ रही बात? तो अंग्रेज 1608 में सूरत में परमिशन मिलना था, लेकिन सूरत में परमिशन कैंसिल हो जाता है, तो फिर दक्षिण में जाते हैं, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, वहां से व्यापार करते। लेकिन फायदा तो था उत्तर के व्यापार से, दक्षिण से मसाले जरूर आ जाते थे, लेकिन उत्तर से और भी सारी चीजें बिकती थी। पहले तो मसाला देख के भारत आए, लेकिन जब भारत में आए तो उनको लगा कि कपड़ा भी बहुत बड़ा व्यापार है, लाभ वाला, अनाज भी बहुत बड़े लाभ का व्यापार है, तो कपड़ा भी यहाँ से वो बेच रहे थे मसाले के साथ। समझ में आएगी बात? तब उसके बाद से जो है कि फिर जो है कि कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बना करके भेजता है जेम्स प्रथम। और कैप्टन हॉकिंस जब आता है तो जहांगीर के सामने जो है कि वो काफी प्रभावित करता है उसको। समझ में आ रही बात है? फारसी में बात करता है, उसको इंग्लिश खान की उपाधि देता है। जहांगीर उससे प्रभावित हुआ, क्योंकि भाई मान लो आप छत्तीसगढ़ से हो और आपको छत्तीसगढ़ी अच्छे से आती, अब कोई ब्रिटेन का अंग्रेज एकदम गोरा चिट्टा, भूला भूरा बार वाला, देख के पता चल जाता अंग्रेज है, और आके आपसे छत्तीसगढ़ी में एकदम फराटेदार बात करे, तो आप तो प्रभावित हो गए ना उससे कि भाई ये वहां का व्यक्ति कैसे छत्तीसगढ़ी इतना अच्छा बोल लेता। यही हाल होता है जहांगीर के साथ कि जो हॉकिंस आता है वो फारसी में बात करता है, मुगलों की भाषा फारसी थी। इतना प्रभावित हुआ जहांगीर कि फिर उसको परमिशन देता, और जब परमिशन देता है तो फिर सूरत में वो लोग बाद में अपनी कोठी स्थापित करते हैं। वो अपने व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री कोठी का नाम देते थे। फैक्ट्री का मतलब ये सब मत समझ लेना कुछ बनाने वाला कारखाना नहीं, गोडाउन टाइप का होता था। जैसे मान लीजिए कि चारों ओर से इकट्ठा किया मसाला, अब इसको गोडाउन बनाए हैं, इसी में ला के रख रहे हैं, जब पूरा माल इकट्ठा हो जा रहा है तो यहाँ से जहाज से ब्रिटेन जा रहा है, तो जो जो इनके गोडाउन थे ना उसी को ये फैक्ट्री कारखाना नाम दिए थे। समझ में आ रही बात है? तो पहले मसूलीपट्टनम दक्षिण में शुरू किए, फिर सूरत में आते हैं, अब यहाँ से व्यापार इनका चालू होता है, ठीक है। लेकिन 1608 में इनको अनुमति मिलती है, लगभग 100 साल तक ये व्यापार करते हैं। और 1707 में आप देखें कि औरंगजेब तक मुगलों का शासन बहुत अच्छा चला है, क्योंकि जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है, तो औरंगजेब तक शासन यहाँ बहुत मजबूत था, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी एकदम कमजोर थे। समझ में आ रही बात? अब इस कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण भारत में शासन प्रशासन बहुत अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, और लगभग 100 साल से ये अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, तो अब भारत की चीजों को धीरे धीरे समझने लगे थे।
ठीक है। और 1707 के बाद इनको एक बात तो समझ में आ गया कि भारत में, क्योंकि आप देखेंगे कि औरंगजेब के मरने के बाद कौन आता है, बहादुर शाह आता है, जहांदार शाह आता है, फर्रुख सियर आता है, मोहम्मद शाह आता है, रफ़ी दर्जात आता है, रफ़ी दौला आता है, अहमद शाह आता है, आलम शाह आता है, फिर बहादुर शाह द्वितीय आता है। ये सभी के सभी नालायक शासक थे। और बहादुर शाह जफर जो है कि साहेब ए खबर की उपाधि धारण किया था, उसको कुछ होश ही नहीं था, 60 साल की उम्र में राजा बना था, दिमाग सठिया गया था, उसको कुछ होश ही नहीं था, इसलिए उसको लोग साहेब बेखबर कहते थे। बेखबर किसको कहते हैं, जिसका कोई खबर ही ना हो। अभी आप तय किए कि मेरे को कोचिंग जाना है, 10 बजे से हमारी क्लास है, सब तैयारी कर लिए, फिर भूल गए कि मेरे को कोचिंग में जाना है, समझ? ये इसी टाइप का था। इसके बाद से मोहम्मद शाह था, उसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, वो सूरा सुंदरी में ही खुश रहता था, उसको शासन प्रशासन से कोई मतलब लेना देना नहीं था। समझ में आ रही बात? ऐसे ही सब नालायक शासक आए। जब ये आए तो साम्राज्य धीरे धीरे मुगलों का छोटा होने लगा। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यहाँ तो राजनीतिक सत्ता बड़ा कमजोर है। समझ में आ रही बात है? और इसी का फायदा उठा करके देखें कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, बंगाल को जीतते हैं। ठीक है। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, डचों को पराजित करते हैं। डच हारने के बाद वो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए ब्राजील। ठीक है। फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, वांडीवास में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराते हैं। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध में आप देखोगे कि जो अवध का नवाब था सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला, वो भी हारा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, वो भी हारा, और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों हार गए। ठीक है ना। और 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हराया। मराठों की इतनी बुरी तरीके से हार हुई कि दोबारा उठ ही नहीं पाए। और फिर 1764 में जो है कि ये तीन शक्तियां हार गई। तो 1764 आते आते अंग्रेजों ने, भारत में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो अंग्रेजों का सामना कर सके, इसलिए बक्सर के युद्ध के बाद इनका पूरे भारत पर शासन स्थापित हो जाता। और यहीं से भारत के लूट का इतिहास शुरू होता। बेतहाशा लूट किए, इतना लूट किए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत गरीबी कुपोषण भूखमरी का शिकार बन गए, और आज भी उस दंश को हम झेल। अंग्रेजों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, और 200 साल में अंग्रेजों ने भारत को इतना निचोड़ा, इतना निचोड़ा कि सोने की चिड़िया गरीबी कुपोषण भूखमरी का देश बन गया। और आज भी हमारे यहाँ मूल समस्या है गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, है कि नहीं? आज भी हम उस दंश को झेल रहे हैं। लेकिन इतिहास में आक्रोश अंग्रेजों के प्रति नहीं आता, क्योंकि अंग्रेजों के आर्थिक कुकर्मों को लिखा ही नहीं गया। समझ रहे? तो ये बड़ी समस्या। तो क्लियर हो रहा है? समझ में आ गई बात? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अकबर शासन था। ठीक है ना। जहांगीर के समय इनको अनुमति मिलती है, 1608 में जहांगीर के समय इनको भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। ठीक है ना। यहाँ 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती, इस पॉइंट को भी लिख लेना है। सोलह सौ आठ में ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम, जहांगीर के दरबार में, क्योंकि भारत में अब शासक कौन हो गया था, जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए दो लोगों को भेजता है, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, इन दोनों को राजदूत बना के भेजा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जहांगीर के दरबार में कौन से यूरोपीय आए थे। ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए सर टॉमस रो
पहला और कैप्टन हॉकिंस को दूत बनाकर भेजा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जहांगीर के दरबार में कौन से यूरोपीय आए थे जो व्यापारिक अनुमति पर, तो ये दोनों का नाम याद रखना, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। क्लियर हो रहा है? सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये दोनों दूत हैं जेम्स प्रथम के जो यहाँ आते हैं। क्लियर हो रहा है? अब देखो 1608 से 1707 तक तो ये शांतिपूर्वक व्यापार कर रहे थे, लेकिन जगह जगह चोरी डकैती ये सब करते थे। ये बहुत बदमाश थे, ये कई जगह बंगाल में चोरी भी करते थे, कई बस्तियों में घुस करके डकैती करते थे, बंगाल में ज़्यादा अत्याचार कर दिए थे। तो औरंगजेब इनके खिलाफ सेना भेजता है, फिर भाग जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर शरण लिए थे। फिर बाद में जब वो औरंगजेब की सेना वापस चली जाती है तो उसके दरबार में जाके फिर माफ़ी मांगते हैं कि हजूर माफ़ कर दी, तो माफ़ कर दिया। तो शुरू में ये सब चोरी चिकारी कर रहे थे। बाद में औरंगजेब के मरने के बाद जब सत्ता कमजोर हो गई तो धीरे धीरे शासन, अब इनका उद्देश्य व्यापारिक से क्या बदल गया, साम्राज्यवादी हो गया। क्लियर हो रहा है? तो नोट हो गया ये। रो रो, सर टॉमस रो। समझ में आ रहा है? तुम पहले आई थी क्या क्लास में? फर्स्ट टाइम आ रही? अच्छा, तो एकदम हूबहू तुम्हारे चेहरे का शायद उसमें एक लड़की बैठती। हाँ, सर टॉमस रो और नीचे है कैप्टन हॉकिंस, ये दूत बना करके भेजा। कौन बना के भेजा? तो ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम। क्लियर हो गया? समझ में आएगी बातें? यहाँ तक समझ गए? अब देखो, अब क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, और इसी का लाभ उठा करके ये अपना उद्देश्य व्यापारिक से क्या बना लेते हैं, साम्राज्यवादी। ठीक है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। ठीक है ना? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल साम्राज्य क्या हो, कमजोर हो गए। क्लियर हो रहा है? अब यही फायदा उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना उद्देश्य व्यापारिक से क्या बना लिया, साम्राज्यवादी। ठीक है? अब इसी कमजोरी का लाभ उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक के साथ साथ साम्राज्यवादी हो गया। व्यापारिक के साथ साथ साम्राज्यवादी। ठीक है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक के साथ साथ क्या हो गया, साम्राज्यवादी। अब वो व्यापार खरीद फरोख्त में कम, शासन प्रशासन में ज्यादा ध्यान देंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब देखो, होता है ना कि आप कभी ना कभी तो आपके किस्मत में एक अवसर आता है। देखो, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकृति ने अवसर दिया है, सबको मिलता है, बस ये है कि कौन अवसर को पहचान करके सही हिट कर दिया और कौन अवसर को खो दिया। जो पहचान के सही हिट किया वो आज सिकंदर है, महान है। जो नहीं पहचान पाया वही है।
समझ में आई बात? तो अब चूंकि अंग्रेज उद्देश्य तो इनका हो गया 1707 में, औरंगजेब के मरने के बाद यहाँ कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो इनको रोक पाए, तो लड़खड़ाती हुई सत्ता चल रही थी, ठीक है ना। इस लड़खड़ाते हुए सत्ता में इनके विरोधी कौन थे? एक तो जो पुर्तगाली थी, ठीक है ना, डच थे, पुर्तगालियों को ही डच कहते थे, ठीक है ना, डच थे। उसके बाद से फ्रांसीसी थे, दक्षिण में मराठे थे, ठीक है ना, दक्षिण में मराठे थे, और मुगल थे। ये सभी एक झटके में साफ हुए। और कैसे साफ हुए? मैंने अभी बताया ना कि लगातार 1757 से युद्ध चालू होता है, 1757, 1759, 1760, 1761, 1764। ये 4 युद्धों ने पासा पलट, जैसे ये कहा जाता है ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है, छप्पर फाड़ के भी मुसीबत आती। आप एक मुसीबत से निकलते हो, सोचते हो कि मैं निकल गया, लेकिन पता चला पैर दूसरे मुसीबत में पड़ जाता, फिर वहां से निकलते हो तीसरे मुसीबत में। तो मुसीबतों का पहाड़ लगातार आता है, और जब मौका भी आता है तो लगातार आता है। इसलिए जब समय खराब चलता है ना, शांत रहो। अंग्रेज वही काम किया। और जब समय अच्छा आता है तो अवसर को पहचानो। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। कल इन युद्धों को और फिर कैसे इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया उसको बताएं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है, ठीक है। तो इतिहास में पढ़ोगे आप, परेशान ना हो, ठीक है। तो समझ में आ गया?